जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम 20/11/2023 की शिफ्ट थर्ड को करने वाले हैं। तो चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या दिया है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संख्या समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं होंगी, ये हमें बताना है और ये आपको बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि 40 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। मुझे बाय ऑप्शन चेक करने से पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं 40 से 60 के बीच की बात करूं, कहां से दोस्त, 40 से अगर मैं 60 के बीच की बात करूं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होगी की बात करता हूं दोस्त। 41, दूसरी 43, उसके बाद 47, 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53, 57 नहीं होगा, 59 होगा। तो 41 से यानी 40 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं होगी मेरे पास अभाज्य। 1 2 3 4 और 5 अभाज्य संख्याएं आपके सामने निकल के आ गई। लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कैसे आएगा भाई, अभी आप लोग देखोगे जब मेरे पास सभी के नंबर आ जाएंगे तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मैं दूसरा चेक करता हूं 21 से कहां तक, 21 से 40 के बीच में। दूसरा ऑप्शन मैंने चेक किया, 21 से अगर 40 के बीच की बात करूं तो कौन सी होगी, 23, उसके बाद होती है 29, 29 के बाद 31 और उसके बाद अगर बात करूं कौन सी दोस्त, 37। ये होंगी, कितनी बन गई, 4 बनी। यहां पर कितनी बनी थी, ये बनी थी 5। तो ये वाला तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, 30 से 49 के बीच में। 30 से कहां पर, 49 के बीच में। 30 के बाद कौन सी आती है, 31, 31 के बाद कौन सा मिलता है, 37, इसके बाद कौन सा आता है, 41, 43 और उसके बाद मेरे दोस्त मिलता है 47। तो इसमें भी कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5 अभाज्य संख्या इस ग्रुप में हो गई। तो 3 ऑप्शन मेरे पास एलिमिनेट हो गए। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करूं तो क्या दिया है, 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये लिख लेंगे। 60 से 80 के बीच में चेक करेंगे। सबसे पहली कौन सी होती है, 61, उसके बाद होती है 67, 69 नहीं होगा, कौन सा होगा, 71, 73, उसके बाद कौन सा होता है, 79। तो इसमें कितनी बनी, 1 2 3 4 और 5, इसमें बनी है 5। लेकिन हमसे पूछा है मेरे दोस्त कि इस समूह में किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे कम अभाज्य संख्या इस ग्रुप में है। ये कौन सा ग्रुप है, 21 से 40 वाला ग्रुप होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको आपको पूरा ही चेक करना होता है, उसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कोई भी तो ट्रिक्स नहीं लगा सकता। चलेंगे आगे। अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच 18,910 रुपए की राशि इस प्रकार डिवाइड की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त होता है, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से कितना, 25% अधिक प्राप्त होता है। सोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। दो रेशियो मेरे पास दिए हैं, कौन कौन है, पहले राइमा और सोहन और उसके बाद दिया है अर्जुन और राइमा का रेशियो। देखेंगे कैसे होगा। राइमा और सोहन के बीच राशि कितने की डिवाइड की गई, तीनों लोगों के बीच में 18,910 की। अर्जुन को राइमा से कितना, 20% कम प्राप्त होता है। अगर मैं यहां लिख लेता हूं अर्जुन ए, राइमा को लिख लेता हूं आर, ये लिख लिया मैंने। अर्जुन को किससे, राइमा से 20% कम प्राप्त होता है। 20% की वैल्यू कितनी, 5, 1/5। अगर राइमा को 5 मिलते हैं तो अर्जुन को कितना, 1 कम 4 मिलते हैं। यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है, आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद मुझे दिया है कि जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक प्राप्त होता है। किसे, सोहन को, तीसरा व्यक्ति है सोहन। सोहन को राइमा से 25% अधिक प्राप्त होता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर राइमा को 4 मिलते हैं तो सोहन को 1 ज्यादा कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं। तो यहां लिख लेंगे रेशियो 4:5, ये वाला आ जाएगा भाई। अब आपको मैंने रेशियो में पढ़ाया है कि रेशियो को हम कैसे सोल्व करते हैं। रेशियो को सोल्व करने के हमारे पास 2 से 3 मेथड होते हैं। तो आप जिस जो पसंद आए आपको या फिर आपको जो याद हो आप उसे लगा सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
इसकी इसमें कर लेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा दोस्त, मेरे दोस्त ये बन जाएगा 25। तो मैं कह सकता हूं अर्जुन को 16 यूनिट मिले, राइमा को 20 मिले, तो सोहम को कितने 25 यूनिट की राशि प्राप्त हुई। अगर मैं तीनों का योग की बात करूं तो तीनों को कितना मिला है, 16, 20, 36 और 25 कितना होता है 61। तो मैं कह दूंगा कि 61 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,910। 61 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 18,910। हमसे पूछा है किसका हिस्सा, हमसे पूछा है सोहन का हिस्सा। सोहन का हिस्सा कितना है 25, तो 25 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व कर देंगे भाई। अब आपका आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। पॉइंट में नहीं है आंसर तो इसका मतलब है इससे पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। अगर मैं 61 से इसे काट लूं, 61 कितना होता है, 3 एकम 3, 3 छक 18, 183। 61 होता है 183। मेरे पास कितना है 189। देखेंगे भाई कितना है 189, तो कितना चलेगा 3 और बचेगा कितना पीछे 6 और 1, तो कितना चल जाएगा 61 दाई 310। 61 एकम 61, पीछे एक जीरो है तो मैं जीरो लगा दूंगा। यहां तक सोल्व कर लिया सभी ने। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 0 0, 25 एकम 25 2, 25 दिए 75 और 2 77, कितना बन गया 7750। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में कितना 15% की वार्षिक दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 5,12,000 है तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। इसने बोला है कि प्रति वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में कितना 15% की कमी होती है। यदि किसी वस्तु का आज वर्तमान मूल्य 5,12,000 रुपए है तो 4 साल बाद कमी होने के बाद इसका मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। देखेंगे भाई, यदि आज इसका मूल्य 5,12,000 है और प्रति वर्ष कितना, प्रति वर्ष 15% की कमी होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 से 15 और नीचे कितना आ जाएगा 20। परसेंटेज को हटा देंगे, ये हट जाएगा आपका, कितना आ गया 5 से 15 और 5 से काट लूंगा तो 20, कितना आ गया 3/20। यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है। एक बार आप सभी बोलेंगे कि सर यहां तक की बात हमारी समझ में आ गई है। अगर आपकी वैल्यू 20 थी, 3 की कमी हुई तो कितना बचा 17, कितने बचेगी दोस्त 17। पहले अगर 20 थी तो कितनी बची 17। ये कहानी 4 साल तक चलेगी। एक साल में 17/20, दूसरे साल में 17/20, तीसरे साल में भी 17/20 और चौथे साल में भी मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी 17/20 हो जाएगी। यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। बोलेंगे सभी दोस्त भाई फटाफट से, क्लियर है। अब इसे देखो हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो 1 0 1 0 1 0 और 1 0, कितनी जीरो, 4 जीरो। यहां मेरे पास 4 जीरो है तो 4 जीरो मेरी खत्म हो जाती है, क्लियर है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से जब मैं इसे डिवाइड करूं कितना आएगा 16 × 48, 3 बचेगा, 16 दूनी 32। तो अब मेरे पास बचता है 32 × 17⁴। देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन है। अगर इस कैलकुलेशन को मुझे आसान तरीके से करना होगा तो मुझे अपना हल्का सा दिमाग को लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाऊंगा मैं, या तो मैं यहाँ 17 का मल्टीपल ढूंढ लूंगा, क्योंकि 17 देखो कितनी बार है 4 बार, 17 का 100% ऑप्शन में मल्टीपल मिलेगा। या दूसरी चीज यहां लिखा है 32 और 32 में क्या होता है दोस्त, 32 में छिपा होता है 8 × 4, 4 का भी मल्टीपल होगा और किसका 8 का भी मल्टीपल होगा। तो अब आप यहां देखो लास्ट में क्या है 22, क्या 22 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। लास्ट में कितना 67, ये भी नहीं होगा। अगर हम 72 की बात करूं तो ये किससे करता है 4 से, तो ये हो सकता है। लास्ट में 22 है, ये नहीं होगा। तो आपका 100% ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप एग्जाम में ऐसे तरीकों को अपना सकते हैं। बात आ रही है समझ में। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का रेशियो कितना है 5:6। यदि उनका एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त 8 है, तो इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा हमें बताना है। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए,
एलसीएम निकालने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक बेसिक सा स्टेप है वो आपको फॉलो करना है। क्या है? रेशियो दिया है मुझे 5:6, जो भी रेशियो वाली संख्या है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका एचसीएफ है उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। कितना आ गया? 5 अंक 30 गुणा 3 अठे 24, तो 240। 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात आ रही है समझ में? बोलेंगे भाई सभी को पसंद आ रहे हैं सॉल्यूशन? चलो आगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 इकाई है। तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग में इकाई में क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला है भाई। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर होती है। मुझे दिया है हाइपोटेनस की लंबाई कितनी? 10। हमसे इसका एरिया पूछा है, तो एरिया कितना होता है इसका? अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है h²/4। h की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 10। इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 100। जब मैं इसे 4 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्त? ये आंसर आ जाएगा आपका 25। 25 चौक 100। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलेंगे भाई सभी दोस्त आ रही है बात समझ में? चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई द क्वेश्चन को। देखो इसे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 47 गुना 5। 47 गुना 5 यानी 50 है, कितना होता है? 235। एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। कितना ऐड करना है? 37। ये बनेगा आपका 2387। अपोन में कितना है? 50 मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 25, 25/6 मल्टीप्लाई किसकी है? 24 की। ये दिया है भाई, सोल्व कर देंगे। 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 है, तो 12 दूनी कितना बन जाएगा? 24। अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करनी है। किसमें? 2 की इसमें। तो 2 गुणा 7 कितना? लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। 2 सतह क्या होता है? 14। लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे। एक दुकानदार ने 60 रुपए में प्रति दर्जन की दर से 12 अंडे खरीदे। 12 दर्जन नहीं भाई, 12 अंडे खरीदे। 12 अंडे खरीदे, उसने 6 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से इन्हें बेच दिया। उसका लाभ परसेंट हमें बताना है कि लाभ परसेंट कितना है। देखेंगे 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 अंडे खरीदे। 12 रुपए में कितने खरीदे? 12 रुपए में कितने खरीदे दोस्त उसने? 60 अंडे। तो मुझे बता दो एक अंडे का सीपी कितना आएगा? एक अंडे का सीपी कितना होगा? 12 से भाग दे दूंगा, एक अंडे का सीपी आ जाएगा 5 रुपए। और उसने बोला है कि एक अंडे को उसने 6 रुपए में बेच दिया, तो एसपी कितना आ जाएगा? एसपी हो गया 6 रुपए। 5 रुपए में एक अंडा खरीदा और बेच कितने में दिया? 6 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और हमसे प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट क्या होता है? 1 बटे प्रॉफिट होता है सीपी पे 5 पे, तो 100% पे कितना होगा? 5 से भाग दे तो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100। 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई सभी लोग। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 20% का लाभ देता है। एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर कितना? 10% रह जाता है। तो क्या बताना है? छूट प्रतिशत बताना है। छूट परसेंट कितना होगा? डिस्काउंट आपको कितना मिला है ये हमें बताना है। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 20% का लाभ देता है। देखो 2-3 चीज होती है मेरे पास, सीपी, एसपी और एमपी। इसने बोला कि क्रय मूल्य को इतना अधिक अंकित किया जाता है कि ये इतना अधिक अंकित किया जाता है यानी मार्क प्राइस किया जाता है कि 20% का लाभ हो। अगर क्रय मूल्य 100 है और 20% अधिक अंकित करना है तो कितना अंकित करना होगा आपको? आप बोलेंगे सर 100 का 20% 20, 120 आपको मार्क प्राइस करना होगा। उसके बाद एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। अगर लाभ 10% है, 100 प्लस 10 कितना होता है? 110। तो कितने बेच दी आपने? 110 में। तो ये पूछ रहा है कितने की छूट दी। कोई वस्तु 120 की थी, आपने बेच कितने में दी? 110 में। कितने का डिस्काउंट? 10 का।
10 का डिस्काउंट किस पे मेरे दोस्त? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है और प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों सीपी पे होते हैं। तो डिस्काउंट दिया है 10 का, कितने पे? 120 पे। तो 100% पे कितना ये बता देंगे। ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 10 से 10 खत्म, 12 से इसे काट लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो 1/12 की इसकी फ्रैक्शन होती है 8 से 1/3% की। यदि आपने परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा है तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं कि 1/12 होता है 8 से 1/3%। चले भाई आगे बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में अपने का डबल हो जाएगी? 5% रेट है। रेट का क्या मतलब होता है? क्या आप में से कोई रेट की डेफिनेशन बता सकता है? रेट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट होती है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को या फिर लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर कहते हैं। एक साल में रेट कितनी है आपकी? 5%। एक साल में अगर मैं ब्याज की बात करूं तो आपको ब्याज कितना मिलता है दोस्त? 5% ये मिलता है। वह हमसे पूछ रहे कितने वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। वह पूछ रहा कितने वर्ष में 2 गुना यानी 200% हो जाएगी। कितने का ब्याज मिलेगा? कोई धनराशि अगर 100 थी, अब बन गई कितनी? 200%। कितना ब्याज मिला? 100% का आपको ब्याज मिला। तो हमसे पूछ रहा है यह धनराशि 100% कितने समय में हो जाएगी? अगर एक साल में 5% होती है तो 100% होने में कितना? 20 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की आपको इधर ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर बन जाएगा आपका 100%, तो इधर आ जाएगा दोस्त आपका 20 साल। तो यहां से मैं कह दूंगा कि 20 साल में यह धनराशि अपने आप का डबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू T/100 में वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अलग सोचने का तरीका बताया है, तो आप इससे करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलें आगे, बोलो भाई फटाफट से। यदि एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस की ओर सामान्य चाल के 5/6 की चाल से चलता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी में लगने वाला सामान्य समय मिनट में कितना है? यह हमें बताना है। वह अपने घर से ऑफिस की एक सामान्य चाल के 5/6 से चलता है। कोई ना कोई दूरी फिक्स होगी। उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी दोस्त? फिक्स होगी, यानी डिस्टेंस फिक्स होगी। तो जब भी डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमारा क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। क्या होता है? जब भी आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या बन जाता है? उल्टा बन जाता है। वह अपनी सामान्य चाल है कितने से? 5/6 से चलता है। अगर सामान्य चाल 6 थी तो अब कितने से चलता है? 5 से चलता है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना बन जाएगा? 5/6, इसका उल्टा बन जाएगा। यह बात आई समझ में? आप बोलेंगे जी सर। अब उसने बोला है कि वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वह पहले टाइम 5 यूनिट लेता था तो अब कितना ले रहा है? 6 यूनिट। कितना लेट हो गया? 1 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 20 मिनट। उसने पूछा लगने वाला, उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय। अगर सामान्य स्पीड ये वाली है तो सामान्य समय भी यही होगा। तो सामान्य समय कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 20, 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है तो हो जाएगा 5 गुना 20, 100 मिनट आपका सामान्य समय हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले एक घर को 16 दिनों में बना सकता है, लेकिन बी अकेले इसे 12 दिनों में बना सकता है। ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। यदि ए पहले दिन कार्य शुरू करता है तो घर कितने समय में बनेगा? यह भी आपका गुड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप इसे सेकंडों में सोल्व करने वाले हैं। ए ने कितना समय लिया है? 16 दिन। तो बी ने कितना समय लिया है? बी ने समय लिया आपका 12 दिन, ये लिया है। एलसीएम कितना होगा? 48। 16 48 और 12 चौक 48, ये आ जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त ये वाला आ जाएगा।
तो पहले दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन ये काम करेगा। पहले दिन में ये कितना काम करेगा, 3, दूसरे दिन में ये काम करेगा 4। अगर मैं दोनों दिनों की मिला के बात करूं तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 2 दिन में मिला के 3 और 4 7 यूनिट काम कर देंगे। बात आई समझ में? 2 दिन में कितना कर देंगे, 2 दिन में 7 यूनिट काम को कर देंगे। काम कितना है मेरे पास, मेरे पास काम है मेरे दोस्त 48। तो इस 7 की ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो पूरा 48 बन जाए या फिर 48 से हल्का सा कम रह जाए। करेंगे मल्टीप्लाई, 7 की अगर 7 में कर दो कितना बन जाएगा, 49 बड़ा हो जाएगा। छोटे में करूंगा किसमें, 6 में, तो इधर भी 6 में कितना काम हो जाएगा, 7 6 42। इधर कितने दिन हो जाएगा, 2 6 12। तो मैं कह सकता हूं 12 दिन में कितना काम हो गया, 42। अभी कितना बचा है, काम बचा है अभी आपके पास 6। तो किसकी बारी है, एक ही जिसने काम को स्टार्ट किया था। तो एक दिन में ये कितना काम कर देगा, एक दिन में ये काम कर देगा 3। तो अभी काम कितना होगा, 45। अभी किसकी बारी आ जाएगी, बारी आएगी इसकी। लेकिन दिन कितने हो गए, 13 दिन। 13 दिन में काम हो चुका 45। अभी काम बचा है मेरे पास 3। तो इस काम मैंने आपको करने का तरीका बताया था, जितना भी आपका काम लेफ्ट है उसे ऊपर लिख देंगे और जिसकी बारी है, जिसका टर्न है, उसे उससे भाग दे देंगे। कितना आ गया, 13 सही 3/4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलो। किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का कितना, मूल संख्या की 122 से ही 1/2% हो जाती है। तो हमसे पूछा नई संख्या ज्ञात कीजिए, बता देंगे। किसी संख्या में 18 जोड़ने पर कितना बन गई, 122 से ही 1/2% बन गई। 122 सही 1/2%। इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या छिपा होता है, यदि आपने इसे ब्रेक करना सीखा है तो क्या होता है, 100% प्लस 22 से 1/2% ये बनता है। यदि इसे और सोल्व करूं तो 100% का मतलब होता है 1, 22 से 1/2% होता है मेरे दोस्त 9/40 ये बनता है। सोल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 40 से कम 40 और 9 49, 49/40। ये बात समझ में आई या नहीं, आप सभी एक बार कमेंट में करके बताएंगे कि जी सर ये बात हमारी समझ में आ गई है, अब आप आगे चल सकते हैं। बोलो भाई सभी लोग। ये तो आपको परसेंटेज में सिखाया था मैंने, परसेंटेज में मैंने 7 से 8 दिन लिए हैं। परसेंटेज को ब्रेक करना, तोड़ना, जोड़ना हर तरीके से आपको समझाया था। देखेंगे यदि 122 से 1/2% कितना है, 49/40। ये क्या होती है संख्या आपकी, यदि आपकी संख्या 40 थी तो 40 का कितना, 122 से 1/2% कितना, 49 हो गया। कैसे हुआ, जब मैंने 40 में 9 को ऐड किया। कितना ऐड किया, 9 यूनिट। लेकिन ऐड कितना किया है मैंने, 18। तो मैं कह दूंगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई, 18। हमसे पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी वाली संख्या, नई संख्या ज्ञात करनी है। अगर पुरानी वाली संख्या की बात करें कितनी, 40, तो 40 गुना 2 कितना हो जाएगा, 80। और अगर नई संख्या की बात करें 49, 49 गुना 2 कितना बन जाएगा, 98। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों संख्या आपके पास निकल के आ जाती है। आगे समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात कितना है, 2:3। क्यू के वेतन और आर के वेतन का अनुपात कितना है, 4:5। तो पी के वेतन और आर के वेतन का रेशियो क्या होगा, रेशियो हमें बताना है। रेशियो की बात चल रही है, किसका दिया है, पी रेशियो क्यू कितना दिया है, 2:3। उसके बाद दिया है क्यू रेशियो आर कितना है, 4:5। क्यू के नीचे लिख लेंगे क्यू की वैल्यू, और आर भी दिया है कितना है, 4:5। सोल्व कर लेंगे, 2 चौक 8 रेशियो किसका पूछा है, पी और आर का। तो मैं पी और आर पे काम करूं, कितना बन जाएगा, 3 पंजे 15। तो 8:15 किस ऑप्शन में होगा, 8:15। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई। नेक्स्ट और आज की शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अपनी शिफ्ट को समाप्त करेंगे भाई। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, हमारे पास 3 घन थे, एक घन की भुजा कितनी, 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 सेंटीमीटर और तीसरे की 5 सेंटीमीटर भुजा थी।
इसको पूरे को पिघला दिया, क्या बनाया गया, इसे पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो जो भी पिघलाने वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है। जो भी वॉल्यूम पिघलाया जाता है, दूसरी जो शेप दी जाती है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो वॉल्यूम को हमें वॉल्यूम के बराबर रखना होता है। यदि मैंने इसे पिघलाया, इसे पिघलाया और इसे पिघलाया, तीनों को पिघला के कितना बना, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस में किसका, 5 का क्यूब, बराबर किसके होगा, बराबर एक नया वॉल्यूम बनाना है क्यूब, तो एक ही क्यूब के बराबर होगा। क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है एक ही क्यूब। तो ध्यान देंगे क्या आएगा हमारा, 3 के 9 × 27, 4 चौक 16 चौक 64 और 5 का क्यूब होता है 125, बराबर है किसके, ए क्यूब के। ये होता है। तो इसमें अगर मैं ऐड करूंगा 125 और 164, 125 और 64 होता है 189, और इसमें 27 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 9 7 16, 18 2 20 और 21, 216, और 216 बराबर किसके हो जाएगा, ए क्यूब के। तो अब आप यहां से बता देंगे कि ए की वैल्यू कितनी होगी। ये क्यूब होता है 6 का, इसका भाई ये क्यूब होता है 6 का। अगर ये 6 का क्यूब होता है तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी 6। तो नया जो घन होगा उसकी जो भुजा आएगी मेरी 6 निकल के आ जाएगी। इस प्रकार जो नया घन बना है उसका क्या बताना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 और भुजा का स्क्वायर, भुजा मेरी कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 गुणा 6 कितना होता है 216। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 216। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की हमारी शिफ्ट, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय।